जो दो टॉपिक अपन डिस्कस कर चुके हैं, संविधान सभा और भारतीय संविधान के स्रोत, इन दोनों को अच्छे से रिवाइज किया होगा। चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रस्तावना, प्रीएम्बल। प्रस्तावना का टॉपिक लेकर मैं आप लोगों के बीच हूं। प्रस्तावना का टॉपिक में स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। दोस्तों, ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जहां से लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। रिसेंटली एक रीट का एग्जाम हुआ, जो रीट के एस्पिरेंट्स हैं उनको इस मामले में पता भी होगा। पिछला जो सब इंस्पेक्टर का, पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ, उसमें भी प्रस्तावना से क्वेश्चन बना। रीट का जो एग्जाम हुआ उसमें दोस्तों क्वेश्चन बना प्रस्तावना की पहली लाइन से कि हम भारत के लोग से क्या मतलब है, और पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में क्वेश्चन बना कुछ वर्ड्स का सीक्वेंस को लेकर के। तो बहुत एक लगभग हर डायमेंशंस पर आधारित क्वेश्चन यहां से पूछे जाते रहे हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को अपन। प्रस्तावना, हिंदी में प्रस्तावना, इंग्लिश में प्रीएम्बल। और दोस्तों, प्रस्तावना को ही जाना जाता है उद्देशिका के नाम से। उद्देशिका दोस्तों, वादा अनुसार हर टॉपिक को बिल्कुल अपन डेप्थ में जाकर पढ़ने वाले हैं, सरफेस स्टडी नहीं करेंगे। और इस टॉपिक से बहुत सारे नए फैक्ट मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीटली चेंज करके पढ़ाया जा सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि कुछ नए फैक्ट मैं आप लोगों के साथ साझा करूं, जहां से आगे आने वाली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें बेहतरीन बड़े अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले हैं दोस्तों वहां से। तो प्रस्तावना, इंग्लिश में प्रीएम्बल, उद्देशिका। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि प्रस्तावना को उद्देशिका नाम क्यों दिया गया? क्यों उद्देशिका के नाम से अपन जानते हैं प्रस्तावना को? तो बहुत सारे दोस्तों को इस मामले में आइडिया भी है, बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और दोस्तों, जो तीसरी बैठक थी 13 दिसंबर 1946 को, इस 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित JL नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है दोस्तों। उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर अपन विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं संविधान सभा के टॉपिक में। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। तो एक महत्वपूर्ण डेट है यहां से कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया गया। दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उद्देश्य प्रस्ताव के 8 महत्वपूर्ण बिंदु, उद्देश्य प्रस्ताव के 8 महत्वपूर्ण बिंदु, जिनका उल्लेख उद्देश्य प्रस्ताव में था, और लगभग सभी बिंदुओं को जो उद्देश्य प्रस्ताव में थे उनको प्रस्तावना में शामिल किया गया। वापस से रिवाइज करवाना चाहूंगा आप लोगों को मैं कि अगर मोटे मोटे रूप से अपन इन 8 महत्वपूर्ण बिंदुओं के संदर्भ में अगर अपन चर्चा करें तो आपका संप्रभुता, सॉवरेनिटी, कि हमारा जो देश होगा वो एक संप्रभु राष्ट्र होगा। आंतरिक तथा बाह्य मामलों में जो देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है वो संप्रभु राज्य कहलाता। अपन डिटेल में चर्चा करेंगे इस टॉपिक को लेकर के। दूसरा, गणराज्य, रिपब्लिक, कि यहां का जो राष्ट्र प्रमुख, जो राष्ट्राध्यक्ष होगा
वो वंशानुगत नहीं होगा, राजा का बेटा राजा नहीं होगा, बल्कि जनता के द्वारा निर्वाचित होगा, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। तो ऐसी जो व्यवस्था होती है उसे अपन गणराज्य कहते हैं, रिपब्लिक कहते हैं। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव में। आपका सामाजिक न्याय, तीन प्रकार का न्याय, सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, और तीसरा राजनीतिक न्याय। इन सारे कंसेप्ट को अपन अभी इसी टॉपिक में डिटेल से चर्चा करेंगे। इसी उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत दोस्तों बंधुत्व की बात की गई थी। इसी उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई थी। अगर 5 प्रकार की स्वतंत्रता के संदर्भ में अपन बात करें तो विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। तो दोस्तों लगभग इन सभी बिंदुओं को प्रस्तावना के अंतर्गत शामिल किया गया। आप सब लोगों के कमेंट्स देख पा रहा हूं मैं। मनीषा मेहरा, अजय जी, हिमांशु शर्मा, अंजना चौधरी, मुकेश कुमार भूकरिया, सुमेर सिंह, दोस्तों बहुत बेहतरीन जवाब आप लोगों के। कुछ लोग तो बिल्कुल एज इट इज जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सारे के सारे कंटेंट को अपने कमेंट्स के माध्यम से बता रहे हैं। इससे ये चीज तो जरूर साबित है कि इंडियन पॉलिटी से रेलेवेंट जो कंसेप्ट्स हैं वो सारे कंसेप्ट्स आप लोगों के क्लियर हैं। बहुत बेहतरीन दोस्तों, बहुत बेहतरीन जवाब आप सब लोगों के। दोस्तों एक बड़ा बेहतरीन फैक्ट मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं कि जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू के द्वारा पेश किया गया, ये उद्देश्य प्रस्ताव हिंदी और अंग्रेजी में तो उल्लेखित था ही था, हिंदी और अंग्रेजी में तो उल्लेखित था ही था, साथ में इसका उर्दू में भी उल्लेख किया गया। दोस्तों उर्दू में भी इस उद्देश्य प्रस्ताव का जिक्र किया गया, और ये जो उर्दू में अनुवाद किया गया उस शख्सियत का नाम मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। दोस्तों अगर किसी फ्रेंड को इस मामले में कुछ आइडिया है तो बताइए फटाफट कि इस उद्देश्य प्रस्ताव जो हिंदी और अंग्रेजी में तो था ही था, साथ में उर्दू में भी इसका अनुवाद किया गया, उर्दू में भी उल्लेखित किया गया इसको। तो उर्दू में उल्लेखित करने वाले पर्सन का नाम बताइए फटाफट आप लोग। नया फैक्ट है बिल्कुल। ताराचंद जाट, सुबेर सिंह, स्मिता मीना, स्नेहा चौधरी, गुड इवनिंग, हिमांशु शर्मा, सब लोग जवाब दीजिए दोस्तों। बाहुबली देवसेना कह रहे हैं नो। बड़े इंटरेस्टिंग नाम कुछ लोग यूट्यूब पर रखते हैं अपना। फटाफट बताइए दोस्तों अगर इस संदर्भ में कोई इंफॉर्मेशन आप लोगों को है तो, कि उद्देश्य प्रस्ताव का उर्दू में अनुवाद किसने किया। पता नहीं है सर। परवीन जांगू जी कह रहे हैं नहीं पता, स्मिता मीना नहीं पता। दोस्तों संविधान सभा के एक सदस्य थे मोहनलाल सक्सेना। संविधान सभा के एक सदस्य थे मोहनलाल सक्सेना, और इन मोहनलाल सक्सेना जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव का उर्दू में अनुवाद किया गया, उर्दू में अनुवाद किया गया। तो दोस्तों ये नया फैक्ट, मोहनलाल सक्सेना, ये नाम जरूर याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों जब 13 दिसंबर आपने पढ़ा कि 13 दिसंबर 1946 को जब पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश कर दिया गया था, और अपन ने डिटेल में पढ़ा
जब संविधान सभा का टॉपिक पढ़ा था कि इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। दोस्तों ये इतना बड़ा वेट क्यों, इतना इंतजार क्यों? संविधान सभा के 2 सदस्य, संविधान सभा के 2 सदस्य एक आपके M.R. जयकर और दूसरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन संविधान सभा के दोनों सदस्यों ने स्पष्ट रूप से यह बात कही कि इस उद्देश्य प्रस्ताव को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया जाना चाहिए, संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और उसके पीछे लॉजिक दिया दोस्तों, रीजन दिया इसके पीछे कि संविधान सभा का एक महत्वपूर्ण तबका मुस्लिम लीग, जब संविधान सभा का टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था तब भी बताया था कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। उनका यह मानना था कि हो सकता है शायद मुस्लिम लीग के सदस्य आगे जाकर फिर संविधान सभा के साथ जुड़ जाए और उसके बाद में हम उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करें, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। तो इस वजह से दोस्तों फिर फाइनली 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। चलिए ये बात तो ठीक है। एक और नया फैक्ट दोस्तों आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को, लेकिन प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? एक और नया फैक्ट है दोस्तों, फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। सब लोग सही जवाब दे रहे हैं बिल्कुल। स्मिता मीना 22 जनवरी 1947, अंजना चौधरी 22 जनवरी 1947, सुंदरलाल जाट गुड इवनिंग, नमस्कार सबको दोस्तों, सबको नमस्कार। मनीषा मेहरा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिसकी दुल्हन गायब है। हाँ, मुस्लिम लीग के संदर्भ में कह रहे हैं आप। लेकिन अगला क्वेश्चन है मेरा कि संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों मैं, प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया। एक और नया फैक्ट आप लोगों के लिए, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस आरएस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जो लोग, एक और नया फैक्ट है दोस्तों आप लोगों के लिए। फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। 24 मार्च 1946 कुछ लिख रहे हैं, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947। हिमांशु जी मैं उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर बात नहीं कर रहा, यह बात तो कह चुका मैं आप लोगों के साथ कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। मेरा क्वेश्चन है प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो दोस्तों प्रस्तावना का आधार अपन डिस्कस कर चुके हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का सार कहा जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का सार कहा जाता है। सार से मीनिंग है, एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। जब भी कोई मूवी आती है, उस मूवी के आने से पहले उस मूवी का ट्रेलर लॉन्च किया जाता है और उस 2-2.5 मिनट के ट्रेलर को आप लोग देखते हो तो एक मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को लग जाता है, आप लोगों को लग जाता है कि इस मूवी की स्टोरी क्या रहने वाली है। दोस्तों ठीक इसी प्रकार से भारत का संविधान, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, सारे 395 अनुच्छेद हर नॉर्मल पर्सन के लिए, हर सामान्य इंसान के लिए पढ़ पाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो आंसर नहीं मिला, वो डेट तो रह गई 7 अगस्त। सर 7 अक्टूबर के बाद क्या था? चलिए बता देता हूं दोस्तों मैं। हाँ मनीषा मेहरा जी मैं बता देता हूं आप लोगों को। 7 अक्टूबर
7 अक्टूबर 1949, 7 अक्टूबर 1949 को 7 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। यह फैक्ट आप लोग देख लीजिएगा। 7 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों क्लियर? आगे तो इतना विस्तृत संविधान जिसमें 395 अनुच्छेद। अब 395 अनुच्छेदों को पढ़ पाना सामान्य पर्सन के लिए आसान नहीं है दोस्तों। अगर अपन प्रस्तावना का अध्ययन कर लेते हैं, अगर प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं, तो भारतीय संविधान के क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस बात का आइडिया दोस्तों लग जाता है। इस वजह से प्रस्तावना को भारतीय संविधान का सार कहा जाता है, संक्षिप्त रूप कहा जाता है, संक्षिप्त रूप कहा जाता है। क्लियर? चलिए अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन बनता है यहां से कि प्रस्तावना संविधान का भाग था या नहीं। क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग था या नहीं? क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि मूल संविधान के अनुसार, मूल संविधान के अनुसार प्रस्तावना संविधान का भाग था या नहीं। तो दोस्तों मूल संविधान के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं था। सुमेर सिंह जी कह रहे हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद क्या था? हां, चर्चा करूंगा सुमेर सिंह जी में। और जितने भी ये वाद हैं अब तक के, वो आपका बेरूबाड़ी वाद हो सकता है, संगरी प्रसाद वाद हो सकता है, आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद हो सकता है, आपका LIC ऑफ इंडिया वाद 1996 हो सकता है। तमाम वादों को लेकर एक डिटेल से अलग क्लास में डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों के साथ। दोस्तों इस संदर्भ में पहला मामला जिसे बेरूबाड़ी वाद के रूप में आप लोग जानते हो, बेरूबाड़ी वाद 1960। दोस्तों बेरूबाड़ी वाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। लेकिन दोस्तों इसके ठीक 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने इस निर्णय को बिल्कुल चेंज कर दिया गया, यू टर्न ले लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बिल्कुल चेंज। और मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973, 1973। दोस्तों इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह व्याख्या की कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है। क्या कहा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने? कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। साथ में एक और महत्वपूर्ण बात, भाग है और साथ में एक और महत्वपूर्ण बात कि इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, अमेंडमेंट भी किया जा सकता है, संशोधन भी किया जा सकता है। लेकिन संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्या कहा दोस्तों केशवानंद भारतीवाद 1973 में कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है, उसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन बुनियादी ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों अगला जो यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि बुनियादी ढांचा से क्या मतलब है? बुनियादी ढांचा से क्या मतलब है?
दोस्तों बुनियादी ढांचा कोई फैक्ट नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस संदर्भ में व्याख्या की जाती है। और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। यहां पर गणराज्य की व्यवस्था है, यहां पर न्याय की व्यवस्था है, यहां पर स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। ये जो सारी चीजें हैं दोस्तों, ये बुनियादी ढांचा कहलाता है भारतीय संविधान का। अब इस मामले में कह दिया गया कि संशोधन किया जा सकता है प्रस्तावना में। क्लियर? इसी के चलते इंदिरा गांधी सरकार के समय भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया दोस्तों, और वो संशोधन था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। पहले की क्लासेस में भी अपन चर्चा कर चुके हैं कि इंदिरा गांधी सरकार के समय एक महत्वपूर्ण समिति का गठन किया गया था, जिस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर लगभग पूरा का पूरा यह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 अस्तित्व में आया। और दोस्तों, इसी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक का एकमात्र संशोधन किया गया। अब तक का एकमात्र संशोधन किया गया, और इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 3 नए शब्द जोड़ दिए गए दोस्तों। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर इसे केशवानंद भारती नाम क्यों दिया गया। बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे अपन। अंशु माथुर जी, इसको बहुत डिटेल में अपन चर्चा करेंगे। ये सारे जो वाद हैं, एक बार केवल इतना सा फैक्ट मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा मैं। सुमेश सिंह जी कह रहे हैं 3 नए शब्द। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 3 नए शब्द जोड़ दिए गए प्रस्तावना में। अब वो 3 नए शब्द कौन से थे दोस्तों? समाजवादी, सोशियलिस्ट, दूसरा पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, और तीसरा अखंडता, इंटेग्रिटी। क्लियर? तो 42वें संविधान संशोधन 1976, इस संशोधन के द्वारा एकमात्र संशोधन प्रस्तावना के अंतर्गत किया गया, और इस संशोधन के द्वारा 3 नए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। दोस्तों, इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो एक और मामला सामने आया, और वो था तीसरा LIC ऑफ इंडिया वाद। LIC ऑफ इंडिया वाद 1995। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय देते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है। आंतरिक भाग है। तो दोस्तों, प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है या नहीं? तो मूल संविधान के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं थी। 1960 में बेरुबाड़ी वाद के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। लेकिन इसके बाद ठीक 13 साल बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपने निर्णय को बिल्कुल यू टर्न चेंज करते हुए कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। साथ में बात कही कि भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, इसी केशवानंद भारती वाद के ठीक 3 साल बाद भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। और इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ दिए गए। पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्षता और तीसरा अखंडता। इन तीनों शब्दों के मायने क्या हैं अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। यहां पर जस्ट थोड़ा सा मैं शॉर्ट एंड स्वीट आप लोगों को बता रहा हूं। चलिए दोस्तों, एक और नया फैक्ट मैं आप लोगों के साथ साझा कर लेता हूं, जब डिस्कस आ ही गया है तो।
कि ये जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये 1976 में हुआ, लेकिन लागू कब हुआ दोस्तों? ये बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां से बन सकता है। एग्जामिनर बहुत आगे अगर पहुंच गया, अगर आप लोगों के दिमाग के साथ खेल गया, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों। मैं बात करूंगा सुमेर सिंह जी, पंथ निरपेक्षता क्या है। सारे के सारे जो कंटेंट हैं आपका, संप्रभुता है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य, एक एक शब्द को अपन बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहां पर मेरा जो क्वेश्चन है उसका जवाब दीजिए फटाफट आप लोग, कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लागू कब हुआ, इंप्लीमेंट कब हुआ, उसकी डेट बताइए मुझे आप लोग। चलिए मैं बता देता हूं, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा इस मामले में। 3 जनवरी 1977, 3 जनवरी 1977 को यह संविधान संशोधन अधिनियम इंप्लीमेंट हुआ, लागू हुआ दोस्तों। मे बी 1977, अंशु माथुर जी कह रहे हैं मे बी 1977, मे बी से काम नहीं चलने वाला है दोस्तों। फिर कह देता हूं मैं आप लोगों को, आजकल आरपीएससी की बात कर लें, यूपीएससी की बात कर लें, या फिर अधीनस्थ सेवा बोर्ड, तमाम जो ये सारी चीजें हैं ये फैक्ट पूछ रहे हैं और फैक्ट में बहुत डेप्थ ली जा रहे हैं। अजय जी कह रहे हैं 1 अप्रैल 1977, नहीं अजय जी, 3 जनवरी 1977। दोस्तों आप लोग साथ साथ में नोट करते रहिए, आप सब लोग साथ साथ में नोट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए आप लोग। जब कभी भी आप लाइव क्लास में बैठते हैं तो अपनी कॉपी और पेन साथ में रखें, ताकि इससे रेलेवेंट नोट्स आप लोग बना सकें दोस्तों। क्लियर? चलिए आगे। सुबह सिंह जी कह रहे हैं कि मस्त क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसे इसी प्रकार के नए नए फैक्ट्स मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। चलिए दोस्तों, तो तीसरा, LIC ऑफ इंडिया वाद 1995 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का आंतरिक भाग है, इंटरनल पार्ट है। क्लियर? जी बिल्कुल। प्रवीण जांगू जी कह रहे हैं कि सर नोट कर रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया बात है। और केशवानंद भारती विवाद 1973 था, उसमें दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी 13 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा निर्णय दिया गया। SM सीकरी उस वक्त मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। तमाम सारी बातें दोस्तों, बहुत अलग अलग टाइप की जो फैक्ट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं यहां पर। चलिए प्रस्तावना को लेकर आगे बढ़ते हैं अपन। दोस्तों अलग अलग विचारकों के द्वारा प्रस्तावना के संदर्भ में अलग अलग बातें कही गई। अलग अलग विचारकों के द्वारा प्रस्तावना के संदर्भ में अलग अलग बातें कही गई। एक विचारक रहे N पालकीवाला, जिनका पूरा नाम नानी पालकीवाला, नानी पालकीवाला, नानी पालकीवाला। नानी पालकीवाला ने कहा दोस्तों प्रस्तावना को लेकर कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है, परिचय पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है। अगर प्रस्तावना को आप पढ़ लेते हैं तो पूरे भारतीय संविधान का परिचय पत्र आपको मिल जाता है। क्लियर? एक और विचारक हुए दोस्तों अर्नेस्ट बारकर, अर्नेस्ट बारकर। और अर्नेस्ट बारकर ने क्या कहा प्रस्तावना को लेकर कि संविधान सभा प्रस्तावना भारतीय संविधान का कुंजी नोट है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का कुंजी नोट किसने बताया? तो अर्नेस्ट बारकर ने कहा। क्लियर? बहुत सारे लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। प्रवीण जांगू जी, मन्नू मोन, दिनेश प्रजापति, गोविंद सिंह डोटासरा जी, लवली डियर, दिनेश प्रजापति, मन्नू मोन जी बिल्कुल। आगे दोस्तों KM मुंशी, KM मुंशी ने क्या कहा प्रस्तावना को लेकर? KM मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है, हॉरोस्कोप, जन्म कुंडली। अरे जन्म कुंडली का मतलब समझते हो? बहुत सारे लोग जो इन चीजों में विश्वास रखते हैं वो जाते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं और उस जन्म कुंडली को देखकर
बहुत सारे लोग आपके अतीत के बारे में बताते हैं, आपके भूत के बारे में बताते हैं, आपके वर्तमान के बारे में और भविष्य के बारे में। तो इसी प्रकार से के मुंशी ने कहा कि अगर प्रस्तावना को आप लोग पढ़ लेते हैं, प्रस्तावना का अध्ययन अगर आप लोग कर लेते हैं, तो भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या प्रावधान है, जो जन्म कुंडली है भारतीय संविधान की, वो है प्रस्तावना। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण विचारक अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने क्या कहा दोस्तों प्रस्तावना को लेकर? इन्होंने कहा कि यह प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। प्रस्तावना भारतीय संविधान के, भारतीय लोकतंत्र के दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दीर्घकालिक सपनों का विचार। क्लियर? एक और महत्वपूर्ण विचारक पंडित ठाकुरदास भार्गव, पंडित ठाकुरदास भार्गव। अब पंडित ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा प्रस्तावना को लेकर? 3-4 बातें कही पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का कुंजी नोट भी कहा, भारतीय संविधान का आभूषण भी कहा, भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण भाग भी कहा, और साथ ही साथ प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा, सबसे सम्मानित भाग भी कहा। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एम हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला। दोस्तों, एम हिदायतुल्ला का नाम स्पष्ट है आप लोगों के समक्ष। अगर इंडियन प्रेसिडेंट, भारतीय राष्ट्रपति का टॉपिक आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा है, हाँ, मनीष जाट कह रहे हैं कि बिल्कुल आत्मा कहा, तो एम हिदायतुल्ला ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को एम हिदायतुल्ला के बारे में कि एम हिदायतुल्ला कौन थे। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में देश के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। आप लोग कहेंगे कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति और न्यायाधीश के रूप में ऐसा कैसे पॉसिबल है? चूंकि दोस्तों भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से इस बात का प्रावधान है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त रहता है, किसी कंडीशन में अगर राष्ट्रपति किसी दूसरे देश की यात्रा पर हैं या फिर पद पर रहते हुए उनका निधन हो जाता है, तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति के द्वारा, उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित है, तो उस कंडीशन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था कि एम हिदायतुल्ला को मुख्य न्यायाधीश के रूप में पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना पड़ा? दोस्तों, आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा, 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के राष्ट्रपति बने और ठीक 2 साल बाद 1969 में जाकिर हुसैन साहब की पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई। और जाहिर सी बात है, अगर देश के राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हो जाती है, तो उस स्थिति में देश के उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। और 1969 में देश के उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, वेंकट वराहमैर गिरी, वीवी गिरी। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को सबको पता है कि 1969 के जब अगले राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, तो उनमें वीवी गिरी ही देश के राष्ट्रपति बनते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव के उम्मीदवार के लिए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। अब जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति का पद ऑलरेडी रिक्त था, जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु की वजह से कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे वीवी गिरी साहब, और अगर वीवी गिरी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, एम हिदायतुल्ला
इन्होंने क्या कहा प्रस्तावना को लेकर कि भारतीय संविधान की आत्मा है। क्लियर? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। प्रस्तावना को लेकर चर्चा करें उससे पहले भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है बिल्कुल डिक्टू जैसे उल्लेखित किया गया है संविधान में, उसकी एक कॉपी मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, उसको आप लोग देखिए। ये दोस्तों प्रस्तावना भारतीय संविधान की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economics and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बता दिया? चलिए हिंदी में बता देता हूं मैं आप लोगों को कि वाकई में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल है उसके संदर्भ में किन किन विशेष शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। दोस्तों ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल प्रस्तावना। क्लियर? चलिए अब डिटेल में चर्चा करते हैं अपन। दोस्तों प्रस्तावना की जो पहली लाइन है, प्रस्तावना की जो पहली लाइन है वो है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहां से बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बने हैं दोस्तों अब तक। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि हम भारत के लोग, ये जो शब्दावली है, ये जो भाषा है, ये कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो संविधान के स्रोत के टॉपिक का जब अपन ने डिस्कस किया तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम भारत के लोग, ये जो शब्दावली है, भाषा है भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना की, ये दोस्तों ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। क्लियर? वहां लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ यूएसए और हम यहां हिंदी में लिखते हैं हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आप लोग कहेंगे कि सर इसी प्रकार की लाइन तो आयरलैंड के संविधान में भी लिखी गई है कि वी द पीपल ऑफ आयर। तो फिर संयुक्त राज्य अमेरिका को ही कोट क्यों करते हैं हम? चूंकि दोस्तों अमेरिका का संविधान आधुनिक युग का
सबसे पहला लिखित संविधान है जो 1787 में बनकर तैयार हुआ और 1789 में लागू हुआ, 1789 में लागू हुआ। और जबकि आपका आयरलैंड का जो संविधान है, ये तो अभी जब भारतीय संविधान के निर्माण की बारे में चर्चा की जा रही थी 1937 में, 1937 में आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ। तो पहली लाइन है हम भारत के लोग। दोस्तों इससे मीनिंग क्या निकलता है? यही क्वेश्चन पूछ लिया गया रीट के एग्जाम में कि हम भारत के लोग, ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों इसके 3 मतलब निकलते हैं, 3 मीनिंग निकलते हैं हम भारत के लोग से। पहला, भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण जनता के द्वारा किया गया, भारतीय जनता के द्वारा किया गया है। क्लियर? दूसरा, भारत में जनता ही सर्वोच्च है, भारत में जनता ही सर्वोच्च है। और यही क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों रीट के एग्जाम में। आगे भी पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वोच्च कौन है? न्यायपालिका है, राष्ट्रपति है, भारत की जनता है, या निम्न में से कोई नहीं? तो दोस्तों भारत में जनता ही सर्वोच्च है। और तीसरा, भारत की जो संप्रभुता की शक्ति है, जो सॉवरेनिटी की पावर है, वो जनता में निहित है दोस्तों, जनता में निहित है। क्लियर? हम भारत के लोग, ये जो शब्दावली, ये जो भाषा है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। साथ में इसके 3 मतलब निकलते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण जनता के द्वारा किया गया है, दूसरा भारत में जनता ही सर्वोच्च है, और तीसरा संप्रभुता जनता में निहित है। क्लियर? चलिए दोस्तों, और किस प्रकार के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते रहे हैं? दोस्तों 2018 में पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, और पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गया, उसको लेकर अपन चर्चा करते हैं। तो पहली पंक्ति है प्रस्तावना की कि हम भारत के लोग भारत को पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन, दूसरा समाजवादी, सोशलिस्ट, तीसरा पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, चौथा लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, पांचवा गणराज्य, रिपब्लिक। और दोस्तों यही क्वेश्चन पूछा गया सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में। सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में प्रवीण जांगू जी कह रहे हैं यार इतना दिमाग कहां से लाते हो? मैं समझा नहीं प्रवीण जी, आपकी बात किस संदर्भ में कह रहे हैं आप? ये जी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये जो 5 शब्द हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनको सीक्वेंस में पूछ लिया गया कि पहले कौन सा शब्द, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतांत्रिक और पांचवा गणराज्य। चलिए दोस्तों एक एक शब्द को अपन डिटेल में पढ़ते हैं। पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न।
आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा 15 अगस्त 1947 से पहले भारत, हाँ उमाराम जी बात करेंगे अपन 3 प्रकार के न्याय की, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप सब लोग, धीरे धीरे से बना धीरे से सब होए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग, सारी चीजों को क्लियर करूंगा मैं आप लोगों के साथ जी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को लेकर अपन डिस्कस करते हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा भारत ब्रिटेन का गुलाम था। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए, लेकिन जब तक देश का संविधान लागू नहीं हुआ, 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए, 15 अगस्त 1947 से लेकर जब तक देश का संविधान लागू नहीं हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब तक भारत एक डोमिनियन स्टेट रहा, एक अधिराज्य रहा, अधिराज्य रहा, डोमिनियन स्टेट रहा। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या है दोस्तों? कि भारत अपने आंतरिक मामलों में तो स्वतंत्र था। आंतरिक मामलों का मतलब स्थानीय शासन व्यवस्था को लेकर तो भारत स्वतंत्र था, लेकिन अभी भी विदेश नीति से संबंधित जो मामले, फॉरेन पॉलिसी से रेलेवेंट जो मामले हैं, उनके लिए अभी भी भारत दूसरे देश के अधीन था। और वो देश कौन सा दोस्तों? ब्रिटेन। जब तक देश का संविधान लागू नहीं हुआ तब तक भारत ब्रिटेन का डोमिनियन स्टेट रहा, अधिराज्य रहा। जैसे ही 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए, हम संप्रभु राष्ट्र बन गए दोस्तों। इंडिया बिकम्स ए सॉवरेन स्टेट। आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान तो 1956 तक ब्रिटेन का अधिराज्य रहा, और भारत जैसे ही 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ, भारत अपने आंतरिक तथा बाह्य दोनों मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया दोस्तों। समझ पा रहे हैं? तो एक ऐसा देश जो अपने आंतरिक तथा बाह्य दोनों मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाला देश कहते हैं। मन्नू मुंड कमेंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो 1956 तक डोमिनियन था। हाँ बिल्कुल यही बात मैं डिस्कस कर चुका हूं, बिल्कुल यही बात डिस्कस कर रहा हूं मैं कि पाकिस्तान तो 1956 तक ब्रिटेन का डोमिनियन स्टेट रहा, पाकिस्तान का अधिराज्य रहा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।